मैं किसी नॉवेल का हीरो नहीं हूँ। मैं एक नॉर्मल सा कॉलेज स्टूडेंट हूँ जिसे बुक्स पढ़ना पसंद है। लेकिन अगर तुम्हें मेरी जिंदगी पर कोई कहानी लिखनी हो तो वह जरूर एक ट्रेजेडी होगी। इस दुनिया में इंसानों को फूड चेन में सबसे ऊपर माना जाता है, लेकिन क्या हो जब उनके साथ कुछ ऐसे क्रीचर्स भी हो जो बिल्कुल उनकी तरह ही दिखते हैं, उनके साथ रहते हैं, लेकिन इंसानों को ही खाते हैं। दिस इज द वर्ल्ड ऑफ टोक्यो घूल। ये सुनकर तुम्हें ऐसा लगेगा कि ये कहानी बिल्कुल किसी टिपिकल इंसान और कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी बीइंग्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट की कहानी होगी जो तुम्हें हर दूसरे एनिमे में देखने मिलेगी। लेकिन ये कहानी है एनिमे हिस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट ट्रेजिक कैरेक्टर की। ये कहानी है केन कानकी की। केन कानकी एक रेगुलर फर्स्ट ईयर कॉलेज स्टूडेंट है जिसे बुक्स पढ़ना पसंद है और जो अपनी सिंपल लाइफ में बिल्कुल खुश है। एक दिन अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अपने फेवरेट कैफे में कॉफी पीते वक्त उसे रीजे नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है जिसे कानकी की तरह ही बुक्स पढ़ना पसंद है। हिम्मत करके कानकी रीजे को डेट के लिए पूछता है और रीजे उसे मुस्कुराकर हाँ कहती है। लेकिन कानकी को यह कहाँ मालूम था कि उस मुस्कुराहट के पीछे कुछ और ही वजह थी। डेट से लौटते वक्त कानकी रीजे को उसके घर छोड़ने जाता है, जहाँ रीजे कानकी को अपनी फीलिंग्स बताने के बहाने उस पर अटैक कर देती है। कानकी को यह यकीन नहीं होता कि उसे पसंद आने वाली लड़की दरअसल एक घूल है। किसी तरह कानकी उस अटैक से बचकर निकलता है। जब उसकी आंख खुलती है तब वो एक हॉस्पिटल के बेड पर होता है। हॉस्पिटल से लौटने पर कानकी कुछ खाने की कोशिश करता है, तब उसे बड़ा ही अजीब सा फील होता है। उसे सूप का टेस्ट मशीन ऑयल की तरह, टोफू किसी जानवर के गंदे फैट की तरह, तो राइस बिल्कुल किसी ग्लू की तरह लगता है। अपने इस फिजिकल चेंज से उसे ये समझ आता है कि अब वो एक नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, अब वो एक हाफ घूल है जिसे जिंदा रहने के लिए इंसानों की जरूरत है। एज ए प्रोटैगनिस्ट कानकी को जो बात सबसे अलग करती है वो है अपनी आइडियलिस्टिक सोच के बावजूद कानकी दुनिया को ब्लैक एंड व्हाइट नजरिए से नहीं देखता। घूल बनने से पहले कानकी एक नॉर्मल इंसान था, लेकिन अब जब वो एक घूल है उसे खाने के लिए इंसानों की जरूरत है। मगर इसके लिए वो किसी लिविंग बीइंग को हर्ट नहीं करना चाहता। वो अपनी भूख मिटाने के लिए सुसाइड करके मरने वाले डेड इंसानों को खाता है और साथ ही लिविंग बीइंग्स को ठेस न पहुंचाकर अपने उसूलों को प्रोटेक्ट करता है। इस वजह से ना ही वो पूरी तरह से आइडियलिस्टिक बनकर अपनी लाइफ जीता है और ना ही बिल्कुल ईविल बनकर इंसानों को मारता है। उसका ये मीडियोकर कैरेक्टराइजेशन ही आगे जाकर उसके ट्रॉमा में हमें उसे एम्पथाइज करने के लिए मजबूर करता है। कानकी अपने दोनों ही दुनिया में फिट होने की कोशिश करता है। उसकी नॉर्मल दुनिया इंसानों की दुनिया में उसे रोज किसी बड़े कॉन्फ्लिक्ट का सामना नहीं करना पड़ता। धीरे धीरे कानकी अपने घूल वर्ल्ड में नए दोस्त बनाते हुए घुलने की कोशिश करता है, लेकिन उसका एक्स्ट्राऑर्डिनरी सफर शुरू होता है जब बांजो, अनदर घूल जिसका पहले रीजे के साथ कुछ कनेक्शन था, कानकी के लिए घूल वर्ल्ड से जुड़ी कुछ खबर लेके आता है। अब तक कहानी में कानकी चैलेंजेस का सामना करता है, अपनी हाफ घूल आइडेंटिटी को पूरी तरह से अपनाने से इनकार करता है और इसी दौरान अपने मेंटर बांजो से मिलता है। इससे पहले कॉफी शॉप के ओनर योशिमुरा बिल्कुल किसी मेंटोर की तरह ही कानकी को घूल वर्ल्ड के बेसिक्स के बारे में बताते हैं, लेकिन बांजो एक ऐसा मेंटर बनकर सामने आता है जो कानकी को इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी दुनिया की असली सच से वाकिफ करवाता है। बांजो कैफे से सबको भाग जाने को कहता है क्योंकि वो सब लोग अब आओगिरी ट्री के निशाने पर है, लेकिन उसकी इस चेतावनी के बावजूद आओगिरी ट्री कैफे पर अटैक करके कानकी को किडनैप कर लेता है। कानकी के कैरेक्टर डेवलपमेंट में एक क्रूशियल फेज तब आता है जब उसे यामोरी द्वारा किए जाने वाले टॉर्चर का सामना करना पड़ता है। वही यामोरी जिसे सभी जेसन के नाम से भी जानते हैं। किडनैप होने के बाद जब कानकी को होश आता है, वहां वो बांजो और उसके दोस्तों से मिलता है। वो सभी मिलकर आओगिरी से एस्केप का प्लान रचते हैं, जिसमें कानकी भी शामिल हो जाता है। इस दौरान उसे आओगिरी ट्री के ऑफिसर्स इनफेमस बीन ब्रदर्स का सामना करना पड़ता है। एंड में इस लड़ाई को जेसन के द्वारा रोका जाता है, जो कानकी और उसके दोस्तों को एक शर्त पर छोड़ने के लिए राजी होता है, जहां कानकी को खुद को जेसन के हवाले करना होगा। कानकी इस ऑफर को एक्सेप्ट करता है, बिल्कुल इस बात से अनजान कि उसका ये डिसीजन उसके लाइफ में टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। कानकी के इस दुनिया के प्रति नजरिए के लिए उसकी माँ का काफी इंपॉर्टेंट रोल है। उसकी माँ इस बात में विश्वास रखती थी कि दूसरों को चोट पहुंचाने के बजाय उस दर्द को हमें खुद ही सहना चाहिए। कानकी अपनी माँ की इस सिखाई हुई बात पर आगे बढ़ता गया। अपने दोस्तों के लिए उसने जेसन की कंडीशंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन एंड होते होते जेसन के भयानक टॉर्चर का उसे सामना करना पड़ा। इस टॉर्चर के दौरान कानकी को भयानक दर्द का सामना करना पड़ता है और उसे हैलुसिनेशंस भी आने लगते हैं।
उसके इस ड्रीम में रीजे के साथ उसका एक कॉन्वर्सेशन होता है। ये पार्ट किसी भी मांगा का मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है। जिस वे में यहाँ मांगा कासुई इशिदा अपने आर्टिस्टिक एबिलिटीज और ब्रिलियंट राइटिंग से तुम्हें कानकी का दर्द फील करवाते हैं, तुम कुछ अलग ही फील करते हो। यहाँ कानकी ये सोचने लगता है कि ये सब उसकी कमजोरी और उसके फॉल्टी आइडियल्स का नतीजा है, जिसके एंड में उसे जेसन द्वारा टॉर्चर किया जा रहा है। रीजे उसे बताती है कि शुरू से उसके सोचने का नजरिया ही गलत था। उसके लैक ऑफ इंडिविजुअल एबिलिटीज के कारण ही उसे इस दर्द का सामना करना पड़ रहा है। उसके इस दोनों दुनिया में फिट होने की चाहत के कारण उसे उन चीजों को खोना पड़ा जो उसके लिए उसके लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट थी। रीजे उसे बताती है कि कैसे उसके माँ के द्वारा लिए गए डिसीजंस ने उन्हें अच्छा नहीं बिल्कुल कमजोर बना दिया। इस कॉन्वर्सेशन में रीजे उसे इस चेन ऑफ ग्रीफ को तोड़ने के लिए कहती है। ये कॉन्वर्सेशन कानकी का दुनिया को देखने का तरीका ही बदल देता है। यहाँ हमें कानकी और उसके फिजिकल अपीयरेंस में काफी बड़ा बदलाव देखने मिलता है। कानकी के बालों का कलर ब्लैक से व्हाइट हो जाता है, जो इस बात को दर्शाता है कि उसने अपने गुजरे हुए कल को ठुकराकर एक नई सोच को अपनाया है, जहाँ अब वो ये मानता है कि इस दुनिया में स्ट्रेंथ ही सब कुछ है और अगर तुम वीक हो तो तुम्हें दर्द का सामना करना पड़ेगा। रीजे उसे इस दुनिया की हार्श रियलिटी को एक्सेप्ट करने को कहती है, जो उसकी थिंकिंग में एक सिग्निफिकेंट मार्क छोड़ जाता है। टोक्यो घूल इज नॉट ओनली अबाउट द फाइट्स एंड सुपरनैचुरल पावर्स। ये इन सब से उभरकर एक नॉर्मल इंसान के नॉट सो नॉर्मल चैलेंजेस का सामना करने की कहानी है, जो कि इस क्रूल दुनिया में अपनी इंसानियत को बनाए रखना चाहता है। केन कानकी इज रिलेटेबल टू मेनी ऑफ अस बिकॉज फैंटेसी एलिमेंट्स के बावजूद टोक्यो घूल एक इंसान के पर्सनल चैलेंजेस को फेस करने की और इस दौरान उसके चेंज होने की कहानी है। I hope you guys like this video on Ken Kaneki. Tokyo Ghoul is my favorite manga and I'll be sure to make more content on it in future. Let me know in the comment section how you feel about this video. See you in next one. तब तक के लिए जय हिंद।